मध्य प्रदेश की कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए धार की भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है। शुक्रवार को दिए फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार और एएसआई ये फैसला लें कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी पर पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा। अदालत ने एएसआई का 2003 का वह आदेश भी रद्द कर दिया है जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। उस आदेश को भी खारिज कर दिया गया जिसमें मुस्लिमों की नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सरकार से मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगने के लिए कहा है। आज गौशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का। वैश्विक तेल संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर अब प्रदेश स्तर पर भी दिखने लगा है। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना अलवर और खैरथल तिजारा का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया है। सीएम ने जयपुर से ही वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी ऑनलाइन जुड़े। वर्चुअल कार्यक्रम में अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 111.1 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की गई। इसके अलावा भिवाड़ी में 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और 60.6 करोड़ रुपए की लागत से बने 34 MLD क्षमता के STP का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही 52 करोड़ रुपए की पाइपलाइन परियोजना जिससे शोधित जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी का शिलान्यास किया गया। कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यम से खैरथल तिजारा के विकास और ईंधन बचाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाई है। RRTS का बड़ा विजन चल रहा था कि उन्होंने कहा हम तो बाबल तक ले जाएंगे उसको, उससे आगे आप 7 किलोमीटर का दूरी है उसको कैसे करेंगे, मैंने कहा आप बॉर्डर तक लाइए। तो ये हमारा काफी समय से चल रहा था, लेकिन हम दोनों ने उसको बैठ करके और हमने किया और हमारा ये तय हो गया कि उसका खर्चा आधा वो देंगे और आधा हम देंगे। और हम चाहते हैं कि ये विजन हमारा बॉर्डर तक नहीं, वहां तक नहीं, हम इसको आगे ले जाते हुए चरणबद्ध तरीके से हम इसको पहले उसमें इसको हम भैरोड तक ले जाएं, जिससे कि हमारा विकास आगे तक उसमें बढ़े और हमारे इंडस्ट्री से मान लो कि जुड़े और उनको एक आने जाने का साधन भी उपलब्ध हो। तो उसके लिए भी हमने किया है। यमुना समझौते के माध्यम से आपको पता है कि हमारा काम चल रहा है, उसकी लैंड भी तय हो गई है कि 30 तारीख तक उसको फाइनल करते हुए आज हमारी राजस्थान सरकार उसको जो हमारा DPR बनी है उसको अपलोड कर देगा और उसके बाद जो उनके कुछ विषय आएंगे उनको समाहित करते हुए हम दोनों प्रदेश उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जब व्यक्ति के मन की जनता के प्रति अच्छा काम होता है तो ईश्वर भी उसका साथ देता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारी बारिश के समय की वो थी, लेकिन अभी हमारा चल रहा है चारों राज्य मिलकर के, उसमें किसाऊ का पानी भी अगर उसमें आएगा तो वो हमें 12 महीने उसका पानी मिलेगा। तो वो हमारे राजस्थान के लिए, हमारे अलवर के लिए, बहरोड के लिए और हमारे
शेखावाटी के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग उसका होगा। तो ये भी धीरे धीरे हमें पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान को जो उन्होंने लगभग 2.25 साल के अंदर जो सौगातें दी हैं, वो राजस्थान कभी उनको नहीं भूल सकता। आज अगर मैं ईआरसीपी की बात करूं तो लगभग 90,000 करोड़ रुपए से की योजना है वो। शायद ये, आप तो कैबिनेट में बैठते हैं, शायद ये सबसे बड़ी योजना हमारी होगी। जो 90,000 करोड़ से ऊपर की योजना है वो हमारी है। 13,000 करोड़ रुपए की योजना हमारी जो मेट्रो की थी वो भी उन्होंने की है, और इसी तरह से लगभग 32,000 करोड़ रुपए की योजना हमारी शेखावाटी की आएगी। तो ये हमारी जो योजना है, ये 5,000 करोड़ रुपए हमारे को इंदिरा गांधी गंग नहर के लिए दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। 2 नैनोमीटर की, 3 नैनोमीटर की, उनका डिजाइन आज भारत में हो रहा है। जो एआई में उपयोग में आती है, हाई बैंडविड्थ मेमोरी, उसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रहा है। जो कई तरह की मशीनें, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोटरसाइकिल है, कार है, इसमें उपयोग में आने वाली जो चिप्स हैं, उन चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में होने लगा है। और अभी तो जैसे अभी मनवानी जी बता रहे थे कि हमें रॉ मटेरियल डायरेक्टली मिले और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डायरेक्टली मिले, एकदम सही बात है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को भारत में कैसे हम निर्माण करें, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कैसे करें, उसके लिए 8-10 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम चालू की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम चालू की थी। इसमें अब तक 75 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो गए हैं और जिसमें 61,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और भारत बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग देश बन के उभर रहा है। बहुत जानकर खुशी होगी मनवानी जी और सभी साथियों, पिछले वर्ष हमने चीन को 35,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें विशेष रूप से भिवाड़ी क्षेत्र में आरआरटीएस का विषय, भिवाड़ी के जल भराव का विषय और जो हमारा पानी का जो यमुना वाला विषय है उसका समाधान भी किया है। और मैं ये आशा करता हूं कि बहुत जल्दी ही हमारा जो नीमराणा के पास जो एक बड़ी वाटर बॉडी बनने वाली है उसका भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी आकर करेंगे और हमारे राठ क्षेत्र और बहरोड क्षेत्र के पानी का ये बड़ा समाधान होगा। आज इसमें जो सबसे बड़ा विषय है भिवाड़ी के विकास के लिए जो 34 MLD का जो सीवरेज प्लांट है, क्योंकि मैं बालकनाथ जी और हमने और हमारे सभी टीम ने मिलकर के ये संकल्प लिया है कि भिवाड़ी की जल भराव की समस्या का हम समाधान करेंगे। मैं लगातार पिछले 1.5 साल से अधिकारियों ने भी दिन रात मेहनत करके काम करी और ये 61 करोड़ रुपए का सीवरेज प्लांट का लोकार्पण है। मैं मानता हूं कि इसके होने से हम भिवाड़ी की जल समाधान का 1/3 काम पूरा कर पाए हैं। लेकिन ये 1/3 काम को भी पूरा करने के बाद जो दूसरी आवश्यकता थी वो थी कि ये एसटीपी का पानी हम लोग सराय खुर्द बांध तक लेकर के जाएं। आज इसका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि त्वरित गति से आपने कार्यक्रम कराया है और ये 52 करोड़ की परियोजना अब ये हमारा जो एसटीपी का पानी है ये जल भराव की समस्या के समाधान के लिए 1/3 और काम को। बयाना शहर में बाइक चोर एक बार फिर सक्रिय नजर आने लगे हैं। गुरुवार रात सुभाष चौक इलाके में एक अज्ञात बदमाश घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर फरार हो गया। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की गली निवासी नरेंद्र सिंह मग्गू की बाइक रात करीब 7:45 पर घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान बिजली गुल होने से गली में अंधेरा छा गया, जिसका फायदा उठाकर नकाबपोश बदमाश बाइक का हैंडल लॉक तोड़कर वाहन चोरी कर ले गया। करीब आधे घंटे बाद परिवार को बाइक गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी चेहरा ढके हुए बाइक ले जाता दिखाई दिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी रामविलास गुर्जर ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं से शहरवासियों में डर और नाराजगी का माहौल है।
रामदेवरा क्षेत्र में इन दिनों तापमान 46 डिग्री के करीब रहने से लोगों का हाल बेहाल है। इसी क्रम में रामदेवरा के निकटवर्ती सादा गांव के ग्रामीण बिजली और पीने के पानी की नियमित आपूर्ति नहीं होने से परेशान है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। इसी वजह से आज ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वार्ड पंच कवराज सिंह और ग्रामीण कालू सिंह अनशन पर बैठ गए। उन्होंने मांग की उनका गांव पुकरण फीडर से बिजली आपूर्ति शुरू की जाए ताकि नियमित बिजली मिल सके और पीने के पानी की समस्या का भी स्थायी समाधान किया जाए। वहीं उनका कहना है कि नाचना फीडर से बिजली आ रही है, जिससे कि पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है। पंचायत हेडक्वार्टर के आगे भूख हड़ताल पे बैठे आमरण अनशन कर रहे हैं। मुख्य मांग है हमारी लाइट और पानी की। लाइट की बिल्कुल वोल्टेज नहीं रहता है और दूसरी चीज है जो नाचना से हमारा लाइट का मुखाले किया हुआ है। यहाँ बिल भरने के लिए भी हमें यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कई बार लिखित में इस चीज के लिए हम लोगों ने दी है, तो उसका अभी तक समाधान हुआ नहीं कि हमारा पानी की बहुत समस्या है और बिजली की भी सादा गांव के लिए बहुत ही दूरी है। इसलिए हम अनशन पे बैठे हैं। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और शिकायतें कर चुके हैं, उसके बावजूद पानी और बिजली की समस्या आज तक। दौसा में विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्यालावास में जनगणना 2027 के तहत 100 गणना दिवस के अवसर पर बंदियों द्वारा सैंड आर्ट के माध्यम से जन जागरूकता का बड़ा संदेश दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन कारागार अधीक्षक पारस चांगड़ की प्रेरणा से किया गया। कारागृह परिसर में तैयार की गई सैंड आर्ट में जनगणना से जन कल्याण का संदेश प्रमुखता से दर्शाया गया, जिसे बंदी कलाकार राजेश मूर्तिकार, संदीप अग्रवाल और छोटू राम ने तैयार किया था। इस अवसर पर जनगणना 2027 के शुभंकर, विकास और प्रगति के कट आउट भी लगाए गए। बंदियों ने जनगणना से जन कल्याण और सही गणना देश की प्रगति जैसे नारे लगाकर जागरूकता का संदेश भी दिया। कारागृह प्रशासन ने बंदियों को सौगणना प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उन्हें जन जागरूकता दूत के रूप में प्रेरित किया। करीब 800 बंदी अब PICS के माध्यम से अपने परिवारजनों को भी इस प्रक्रिया के प्रति जागरूक करेंगे। हमारे देश की जनगणना का प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है और इसके अंतर्गत मकानों का सूचीकरण और मकान गणना का कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो गुरुवार को जिले में स्वगणना दिवस मनाया गया था। इसी से प्रेरणा प्राप्त करके हमारे कई बंदी भाइयों ने मिलकर एक सैंड आर्ट तैयार किया, जिसमें जनगणना का जो लोगो है या जो शुभंकर है विकास और प्रगति, उनको है जो बड़ी बखूबी प्रदर्शित किया और सभी बंदियों ने इससे प्रेरणा प्राप्त की और एक जागरूक नागरिक के तौर पे उन्होंने अपने परिजनों को सूचित करने का। बाड़मेर के बायतू पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी का संसदीय क्षेत्र में दूसरे दिन भी जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। पश्चिम बंगाल में संगठन और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाकर भाजपा को जीत दिलाने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र बायतू के खेमा बाबा मंदिर और उतरलाई बाड़मेर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता बालाराम मूड, जिला उपाध्यक्ष बालाराम गोदारा, चेनाराम कड़वासरा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में पेयजल संकट से लोगों का सब्र अब टूट गया है। वार्ड नंबर 1 और 25 में पिछले कई दिनों से जलापूर्ति बाधित होने के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। भीषण गर्मी के बीच लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। समस्या से आक्रोशित महिलाएं और स्थानीय लोग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने JEN राम सिंह का घेराव कर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि सप्लाई किया जा रहा पानी गंदा और बदबूदार है, जिससे कि बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। वार्ड वासियों ने कहा कि जलापूर्ति की समस्या RUIDP और जलदाय विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण लंबित है। वहीं प्रदर्शन के दौरान लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो विभागीय कार्यालय पर तालाबंदी कर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
भरतपुर के रूपवास अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं ने नवसृजित एडीजे कोर्ट के लिए न्यायाधिकारी भंवर सिंह की नियुक्ति और स्थानांतरित सूची में एसीजे कोर्ट में शिवम शर्मा और सीजे कोर्ट में अंकिता बेनीवाल के नाम शामिल होने पर हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर बार संघ अध्यक्ष हरवीर डागुर के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। इसके साथ ही बार संघ अध्यक्ष ने एडीजे कोर्ट की स्थापना में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। विशेष रूप से विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत का धन्यवाद किया। सबसे बड़ी खुशी का पल है कि हमारे यहाँ नियमित नया कोर्ट एडीजे, जो कि हमारे एमएलए साहब का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा और सभी अधिवक्ता गणों ने पूरा संघर्ष किया, उसका आज हमको फल मिला है और यहाँ के पक्षकारों के लिए ये बहुत सुलभ न्याय मिलेगा। एडीजे कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थायी कोर्ट के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि वकीलों का एक दशक से जो संघर्ष चल रहा था उसकी आज सपना पूरा हो गया है। भजनलाल सरकार हो, स्थानीय विधायक हो, यहाँ के जितने भी नेतृत्व करने वाले लोग रहे जिन्होंने हमारा सहयोग किया, आम जनता जो टोडा भीम में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन, पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी माला पहनाकर उनका जोरदार भव्य स्वागत किया। राठौर ने कहा, कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है और उन्हें धरातल पर लोगों से जुड़कर पार्टी की विचारधारा और योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचानी चाहिए। वहीं कार्यक्रम में पूर्व सांसद मनोज राजौरिया, सपोटरा विधायक हंसराज बालोती समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। टोंक में एक नाबालिग छात्र के आत्महत्या मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया है। गुरुवार सुबह कोतवाली थाना इलाके के महावीर नगर में नाबालिग छात्र का शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि छात्र पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था और मानसिक उत्पीड़न किया गया। मृतक की मां दीपिका गुर्जर का कहना है कि उनके बेटे का एक मुस्लिम युवती के साथ प्रेम प्रसंग था और उसके परिवार सहित अन्य लोगों द्वारा उसे जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा था। परिवार में ये भी आरोप लगाया गया है कि मृतक ने कुछ दिन पहले ही खुद की हत्या करने का प्रयास भी किया था। मामले के विरोध में परिजन और सर्व हिंदू समाज के लोग शहर के घंटाघर चौराहे पर टायर जलाकर प्रदर्शन करने पहुंचे। मेरे बेटे का ऐसा अफेयर चल रहा है तो मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। मैंने तो मोबाइल छीनते उससे सुसाइड कर दिया। 8 डोलो टेबलेटें खा ली उसने। तो उस लड़का हॉस्पिटल नहीं गया, बोले उसकी लड़की की माँ से पैर पकड़ के माफ़ी मांगोगे तो हॉस्पिटल जाऊंगा मैं। तो मैंने उस छोरी की माँ से माफ़ी मांगी पैर पकड़ के, मैं कि मेरा बेटा तुम कहोगे जैसे करने दूंगी मैं, लेकिन मेरे बेटे को है ना मरने मत दो। उस लड़की को ये कहा मैंने, मैं कि बोले तू कर ले बात, लेकिन मेरे बेटे को मरने जैसी स्थिति में बदला। वो 8 महीने में इतना टूट गया, शरीर में दवाइयों से चल रहा मेरा बेटा। चौराहे पे जाए तो वहाँ मारे। क्या मांगे तो बता दिया आपने? मेरी ये मांग है कि उनको फांसी की सजा हो और जो मेरे बेटे के साथ में हुआ उनको सबको गिरफ्तार करो। अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं करी। इस नई कार्रवाई करने के चक्कर में वो बेटा आज मेरा मारा गया, क्योंकि पुलिस में कार्रवाई होती ही नहीं है। सर्व हिंदू समाज के द्वारा यहाँ पे घंटाघर पे प्रदर्शन किया गया और उनके द्वारा ज्ञापन हमें दिया गया है। उसमें लगभग 5 मुख्य उनके जो मांगे हैं वो है कि जो एक निजी स्कूल थी उस पर कार्रवाई की जाए जहाँ पे बच्चा पढ़ता था, और उसके जो भी स्टाफ है उस पर जाँच की जाए। दूसरा, जो इसके साथ जो भी इसमें इन्वॉल्व थे अन्य लोग, उनको भी इसमें गिरफ्तारी की जाए। जो धर्मांतरण की जो धारा है केस में वो इसमें लगाई जाए, एक मांग है। और परिवार को मुआवजा है और एक सरकारी नौकरी है। ये पांच मुख्य मांगे हैं। 1 करोड़ का मुआवजा इनके द्वारा मांगा गया और सरकारी नौकरी के द्वारा ये डिमांड 5 मांगे की गई। पहला हमारा जो प्राइमरी फोकस है कि जो दोषी है FIR हमने दर्ज की है। कुछ इनकी द्वारा कुछ और हमें बताया गया है कि धर्मांतरण वाली जो धारा है
बूंदी से खबर है, जहां जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने शुक्रवार को बीवनावा रोड स्थित बाल संप्रेषण गृह और बाल कल्याण समिति का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने परिसर का दौरा करते हुए साफ सफाई, भोजन व्यवस्था और बच्चों की दिनचर्या की जानकारी ली। उन्होंने खाली जगह पर पौधरोपण करने के निर्देश भी दिए और चाइल्ड लाइन एवं शिशु गृह का भी निरीक्षण कर प्रणाली की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संप्रेषण गृह में रह रहे बच्चों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना, अधिकारियों को निर्देश दिए। बच्चों की देखभाल, संरक्षण और समयबद्ध पुनर्वास में पूरी गंभीरता बरती जाए। बरसाती मौसम में जल भराव की समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने जल निकासी के लिए निर्माण संबंधी प्रस्ताव जल्द तैयार कर भिजवाने के निर्देश भी दिए। सवाईमाधोपुर के कुंडेरा थाना क्षेत्र के उलियाना गांव निवासी 18 वर्षीय मनखुश मीणा की कथित अपहरण के बाद हत्या मामले में परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार 8 मई की रात सुरेंद्र मीणा और उसके साथियों ने युवक का थार गाड़ी में अपहरण कर मारपीट की और हत्या कर शव खाट गांव के पास फेंक दिया गया। आरोप है, शिकायत के बावजूद पुलिस ने समय पर मामला दर्ज नहीं किया। घटना के विरोध में परिजन और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, मुआवजा, नौकरी की मांग की। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश शुरू कर दी है। शादी में जा रही तो न्याय रिजा अपना भाई करना है। भाई बोले बड़ा मैं कुंडेरा जाया तो कुंडेरा पट्टी वो दर्द चोट लग रही थी, चोट लग रही थी गोडा में जगह बड़ा में पट्टी कराया, उल्टा आ रही थी, उल्टा आ घर ऐसे गांव का एक घर आया और वहां से दर आटी गाड़ी फंसा और चोरा पुलिस ले पकड़ जट गाड़ी में पटकर कुन्ने डालियो कुन्ने काय सुधर काय नाम सुरेंद्र प्रभु का लड़का सुरेंद्र वेरी एक दारा सिंह गाड़ी चलावा में ऐसा क्यों काहे कर लेगा। क्या आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? रिपोर्ट दर्ज करा गया था गया कुंडेरे सा थानादार जी सुमन से क्या पुलिस का आला से क्या थानादार जी ने गया शेर पर आड़ी घूम गया 12 जाओगा तलाश कर गया। माना को बाहर इते तो ले 10 लियो मारा चोरान कोई वहां की चोरी चोरी करियो है तो रिपोर्ट कराओ, रिपोर्ट दर्ज करा। रिपोर्ट दर्ज कौन करी? हमें गया रिपोर्ट दर्ज करवा तो दोनों जना में गया बच्ची को उठा के ले गया काम से। कौन ले गए थे? सुरेंद्र प्रभु कमलेश्वर और बाकी का मुंजा कहीं अंदर ही गाड़ी में पहचान कौन पाए। फिर उठा के ले गया रात में। फिर हमने 10 बजे रिपोर्ट दायर कराई पुलिस को, पुलिस ने कोई कार्रवाई की। फिर सुबह 6 बजे पता लगी हमको तो लाश खत्म कर दी। कहाँ मिली थी लाश? 8 डोला। अब एसपी साहब मिले क्या? एसपी ने आश्वासन दिया भाई एक भी मुलजम नहीं छोड़ा। लगभग कितने मुलजिम बताए इसमें? मुलजम तो पूरा ही रखा। कितने मुलजिम है? कितने मुलजिम आपके सर? 5-7 नाव देते हैं और बाकी का अन्य बहुत है। 15-20 मुलजिम है। परिवार का अकेला ही बच्चा था? अकेला बच्चा। 4 बेटी हैं? 4 बहन। तो कोई लेन देन का मामला था? क्या मामला कैसे? कुछ नहीं, कोई मोबाइल का मामला। मोबाइल का मामला था। मामला। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो सजा हुआ है बस। हमारा बच्चा मार दिया तो उसको कड़ी से कड़ी